स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोचिए आपने 30 साल तक पैसा निवेश किया, हर साल सेविंग की, हर महीने सीप की, लेकिन फिर भी आपका पैसा बढ़ा ही नहीं। यही कहानी है जापान की। और आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है? क्या कंपाउंडिंग भारत में भी फेल हो सकती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे, कंपाउंडिंग जापान में क्यों काम नहीं कर पाए, जापान की इकोनॉमी से क्या गलतियां हुईं, और सबसे ज़रूरी, क्या भारत अगला जापान बनने वाला है? वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा भारत में कंपाउंडिंग को कैसे बचाया जाए। पार्ट 1, कंपाउंडिंग होती क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसे को जन्म देता है। उदाहरण, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और सालाना 12% रिटर्न मिला, 1 साल 1,12,000 रुपये, 10 साल 3,10,000 रुपये, 20 साल 9,65,000 रुपये, 30 साल 17,45,000 रुपये जोड़। यही कंपाउंडिंग का जादू है। लेकिन ये जादू तभी चलता है जब ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, इकोनॉमी आगे बढ़ रही हो, और यहीं जापान फेल हो गया। पार्ट 2, जापान में कंपाउंडिंग क्यों नहीं चली? 1, जीरो ग्रोथ इकोनॉमी। जापान 1990 के बाद लगभग 30 साल तक एक ही जगह अटका रहा। जीडीपी ग्रोथ 0%, 1%। स्टॉक मार्केट दशकों तक फ्लैट। रियल एस्टेट गिरावट। जब ग्रोथ ही नहीं तो कंपाउंडिंग कैसे चले? 2, स्टॉक मार्केट का सच। निके इंडेक्स 1989 में निके इंडेक्स 39,000, 30 साल बाद भी लगभग वहीं। मतलब जिसने 1989 में निवेश किया उसे 30 साल तक कोई कंपाउंडिंग नहीं मिली। सोचिए कितना दर्दनाक है। 3, एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़ी होती आबादी। जापान की सबसे बड़ी समस्या, युवा कम, बुजुर्ग ज्यादा, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। परिणाम, कम काम करने वाले लोग, कम खपत, कम इनोवेशन, इकोनॉमी धीरे धीरे मरने लगती है। 4, डिफ्लेशन का जाल। दुनिया इन्फ्लेशन से डरती है, लेकिन जापान फंसा डिफ्लेशन में। मतलब चीज़ें सस्ती होती गईं, लोग खर्च नहीं करते, कंपनियां निवेश नहीं करती। जब पैसा घूमता ही नहीं तो कंपाउंडिंग कैसे होगी? 5, लोगों का माइंडसेट। जापानी लोग पैसा खर्च नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, स्टॉक मार्केट से दूर रहते। उनका पैसा बैंक में पड़ा रहता है, 0% इंटरेस्ट पर। पार्ट 3, क्या भारत अगला जापान बन सकता है? अब आते हैं असली सवाल पर, भारत में भी ये खतरे हैं क्या? 1, पॉपुलेशन एजिंग। भविष्य में अभी भारत युवा है, लेकिन 2040 के बाद बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, डिपेंडेंसी बढ़ेगी। अगर तैयारी नहीं हुई तो खतरा है। 2, हाई वैल्यूएशन डर। स्टॉक मार्केट बहुत तेज भाग रहा है, ओवरवैल्यूएशन का रिस्क। अगर लंबे समय तक ग्रोथ नहीं आई तो कंपाउंडिंग धीमी पड़ सकती है। 3, जॉबलेस ग्रोथ। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स उतनी नहीं। अगर इनकम नहीं बढ़ी, सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कंपाउंडिंग नहीं। पार्ट 4, लेकिन भारत जापान नहीं है अब तक। 1, यंग पॉपुलेशन, बिग एडवांटेज। भारत की औसत उम्र 28 साल, जापान 48 साल। युवा मतलब ज़्यादा खपत, ज़्यादा निवेश, ज़्यादा इनोवेशन। 2, डिजिटल और स्टार्टअप बूम। स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब ग्रोथ को सपोर्ट करता है। 3, रिटेल इन्वेस्टर्स का राइज। पहले लोग कहते थे शेयर मार्केट सट्टा है, आज सीप, म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग की समझ बढ़ रही है। पार्ट 5, भारत में कंपाउंडिंग कैसे बचाएं? अगर आप नहीं चाहते कि आपका भविष्य जापान जैसा हो तो ये 5 नियम याद रखिए। 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता, कंपाउंडिंग को समय चाहिए। 2, इक्विटी से डरे नहीं, सिर्फ एफडी इक्वल्स जीरो कंपाउंडिंग, इक्विटी इक्वल्स वेल्थ क्रिएशन। 3, स्किल में इन्वेस्ट करें, आपकी सबसे बड़ी एसेट आपकी इनकम पावर। 4, इन्फ्लेशन को हराए, रियल रिटर्न इक्वल्स रिटर्न इन्फ्लेशन। हमेशा इस फॉर्मूले से सोचिए। 5, देश की ग्रोथ में भरोसा रखें। इंडिया अभी ग्रोथ फेज में है, लेकिन फ़ायदा वही उठाएगा जो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करेगा। कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग। तो अब आपको जवाब मिल गया, जापान में कंपाउंडिंग क्यों फेल हुई और क्यों भारत अभी उस स्टेज पर नहीं है। लेकिन याद रखिए, कंपाउंडिंग कोई गारंटी नहीं, ये रिवॉर्ड है सही फैसलों का। अगर आप आज सही कदम उठाते हैं तो भारत आपके लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।